दोस्तों आर्टिकल 370 2019 में मोदी गवर्नमेंट जो है वो एब्रोगेट कर देती है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की अभी तक ये गले की हड्डी बनी हुई होती है। ये बाकी हर मुद्दे को लेकर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 370 और ग्रेटर ऑटोनॉमी को लेकर कभी भी नहीं। और यही कारण है दोस्तों कि असेंबली इलेक्शंस के दौरान आज भी आर्टिकल 370 रेस्टोरेशन का एजेंडा इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा है। कॉन्फ्रेंस अनुच्छेद 370 से इतना प्यार क्यों करती है? आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्य में फिर से 370 लागू करके क्यों कश्मीर को अलगाववाद की आग में झोंकना है? इनका एक प्रसिद्ध नारा होता है कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। पंडित प्रेमनाथ डोगरा, जिसे हम शेर डुगर भी कहते हैं, वो अरेस्ट कोर्ट कर देते हैं और फिर इसके बाद ये प्रोटेस्ट जम्मू रीजन के कई इलाकों में फैल जाती है। कई एरियाज में तिरंगा झंडा लहराते लहराते लोग शहीद हो जाते हैं। खनपुर में शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट उन्हें अरेस्ट कर देती है और श्रीनगर के जेल में बंद कर देती है, जिसके बाद 23 जून 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जेल में ही संदिग्ध तरीके से मृत्यु हो जाती है। हनुमान जी लाए थे जिसको, वो बूटी है हमारे लिए, संजीवनी बूटी। संजीवनी संघ हमारे लिए संजीवनी बूटी है। उस संजीवनी बूटी को लेकर ही हम आगे बढ़ते हैं। और बख्शी गुलाम मोहम्मद को यहाँ का नया प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK बनाया जाता है। नई सरकार फिर शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट कर देती है और उन्हें जेल में बंद कर देती है। नेहरू के कहने पे या फिर कहो प्रेशर से शेख अब्दुल्ला को 8 जनवरी 1958 को फिर से रिहा कर दिया जाता है। जेल से निकलते ही अब्दुल्ला फिर से अपने सेपरेटिस्ट एजेंडे को लेकर आगे बढ़ते हैं और उन्हें 3 महीने के बाद फिर से दोबारा अरेस्ट कर दिया जाता है। Listen, Maharaja Kashmir was not a fool. Maharaja Kashmir wanted to remain independent. दोस्तों शेख अब्दुल्ला उसके बाद एक पॉलिटिकल गेम खेलते हैं और जिसके चलते कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो सीट्स का एलोकेशन होता है, जो बंटवारा होता है, उसमें कश्मीर रीजन को लाइन्स शेयर मिलता है। कश्मीर को 45 और जम्मू रीजन को सिर्फ 30 सीट्स मिलती है उस समय की 75 सीट्स की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। जय हिंद दोस्तों, जब कभी भी आप वोट डालते हो तो ऐसे कौन से मुद्दे या फिर चीज़ें होती हैं कि जिनका आंकलन करके आप किसी पार्टी को या फिर किसी कैंडिडेट को वोट देते हो। हम सभी इंसान हैं और हम सभी समाज में रहते हैं। कोई गांव में रहता है, कोई शहर में और कोई किसी कस्बे में, परंतु हम सब की अपनी अपनी डिफरेंट विचार होते हैं, अपने अलग थॉट प्रोसेस होता है, समझ होती है, जिसके अनुसार हमारी अपनी विचारधारा जो है वो विकसित होती है। और फिर जिस पार्टी से हमारी विचारधारा लाइन होती है या मैच खाती है, हम उस पार्टी को या फिर उस कैंडिडेट को वोट देते हैं। पर अब यहाँ एक बात विचार करने लायक है दोस्तों, कि हम में से कोई अपने किसी पर्सनल गेन को देखकर वोट डालता है, कोई इमोशनल होकर, कोई गांव के विकास को देखकर, कोई यूटी या प्रदेश की तरक्की को लेकर, तो कोई देश को लेकर, और कोई किसी एजेंडे या फिर प्रोपेगेंडे को लेकर वोट डालता है। यहाँ पे इसलिए सभी वोटर्स के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो वोट डालने से पहले उस पार्टी या कैंडिडेट को समझ ले जिसे वो वोट डालने जा रहा है। उस पार्टी की आइडियोलॉजी के अहम केंद्र बिंदु क्या हैं ये जान ले, कौन कौन से अहम मुद्दों के अराउंड पार्टी की आइडियोलॉजी वो रिवॉल्व करती है और फ्यूचर एजेंडा उस पार्टी का क्या है, ये समझना ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आजकल जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के डिफरेंट कैंडिडेट्स आपके गांव शहर आ रहे हैं अपने वादों और इरादों का पिटारा लेकर। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि इससे पहले कि आप अपना कीमती वोट कास्ट करें, आपको हम अपने पार्टी मचेल की लेंस से इन सभी अहम पार्टीज़, खास करके जिनका इन्फ्लुएंस हमारे यहाँ एरिया में है, खास करके किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है और पूरे एस्टवाल डोडा बेल्ट में है, उनकी हिस्ट्री, एजेंडा, टॉप पॉलिटिकल लीडर्स का कैरेक्टर, पार्टी का विजन और कैंडिडेट के विजन की कहानी सुनाएं, जिससे कि आपको अपने व्यूज़ बनाने में दोस्तों आसानी हो सके और आपका वोट जो है वो देश हित में जाए। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मेनली 2 पार्टीज़ यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और प्रजा परिषद की मोटे मोटे तौर पर ब्रीफ हिस्ट्री सुनाने का प्रयास करूंगा, जिन्होंने फॉर्मेटिव ईयर्स में यहाँ की यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स की शुरुआत की, इसको एक डायरेक्शन दी और शेप प्रदान की। दोस्तों जिस पार्टी को आज आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हो, इसका नाम पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ करता था। सन 1925 में महाराजा प्रताप सिंह जी की मृत्यु के बाद हरि सिंह जम्मू एंड कश्मीर के राजा बनते हैं। जिन टफ सिचुएशंस में हरि सिंह जी राजा बनते हैं, उसके चलते उनके धीरे धीरे ब्रिटिशर्स से रिश्ते खराब होते चले जाते हैं। ब्रिटिशर्स हरि सिंह जी पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करते हैं और उन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हरि सिंह जी ऐसा नहीं करते हैं और चीज़ें जो है वो 1947 तक चली जाती हैं। दोस्तों इससे पहले कि हम हरि सिंह जी की स्टोरी को आगे समझने की कोशिश करें, हम 1947 से पहले की कश्मीर की बात करते हैं। दोस्तों 1905 में श्रीनगर जामा मस्जिद के एक मौलवी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम होता है अंजुमन नुसरतुल इस्लाम।
और कश्मीरी मुस्लिम्स को पढ़ाने का काम करते हैं। दोस्तों 1931 में 3 पहले ऐसे ग्रेजुएट्स निकल के आते हैं जिनका नाम होता है गुलाम मोहम्मद सादिक, मिर्ज़ा अफजल बेग और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। राजा हरी सिंह इस समय हिंदू राजा होते हैं और वो भी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में कुछ पॉलिटिकल टर्बुलेंसेस के चलते कश्मीर के कुछ लीडर्स को लगता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिसके चलते कश्मीर में एजिटेशंस राजा के खिलाफ तेज हो जाते हैं। शेख अब्दुल्ला और दूसरे कुछ लीडर्स को जेल में बंद कर दिया जाता है। इस एजिटेशन को लीड करते हैं मीरवेज मोहम्मद यूसुफ शाह और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। एजिटेशन और प्रोटेस्ट के चलते हरी सिंह को मजबूरन कमीशन में बैठाना पड़ता है और 1934 में पहली बार प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में संविधान लागू होता है। वहाँ शेख अब्दुल्ला और मीरवेज जेल से ही 1932 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना करते हैं। धीरे धीरे ये पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और राजा के खिलाफ प्रदर्शन शेख अब्दुल्ला का कद बढ़ा देते हैं। धीरे धीरे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में विभाजन के सुर दिखाई पड़ते हैं और फाइनली 1939 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का विभाजन हो जाता है। जो 2 गुट बनते हैं उसमें से जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के समर्थक होते हैं वो ज़्यादा कंजर्वेटिव सोच के और कट्टर होते हैं, और दूसरा गुट जो शेख अब्दुल्ला का होता है, जिसे हम आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं, ये थोड़े सेकुलर और प्रोग्रेसिव अप्रोच को लेकर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इन दोनों ग्रुप्स के फर्दर कंटिन्यूस अपोजिशन और ब्रिटिशर्स के लगातार षड्यंत्रों से राजा की पावर कुछ हद तक वीक हो जाती है। 1947 में पाकिस्तान के कबायली हमले के बाद हरी सिंह इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो अक्टूबर में साइन करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर को टेम्परेरी स्पेशल स्टेटस मिलता है इंडियन यूनियन के अंदर, जिसको हम धारा 370 के नाम से जानते हैं। यहाँ विलय तो होता है, परंतु स्टेट का विलय सिर्फ 3 चीज़ों को लेकर होता है: डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस। बाकी की सारी अटॉनमी जो है वो स्टेट को दे दी जाती है। स्टेट को अपनी अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फ्लैग और हेड ऑफ द स्टेट यानी कि सदर रियासत चुनने की अनुमति होती है। इस समय फंडामेंटल राइट्स फुल्ली एक्सटेंड नहीं होते थे। यहाँ सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन या फिर ऑडिटर जनरल की भी यहाँ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन होती थी। दोस्तों यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जम्मू रीजन में प्रजा परिषद पार्टी के सुर जो है वो तेज़ हो जाते हैं। प्रजा परिषद JNK के फुल मर्जर और आर्टिकल 370 के हटने की बात करती है। प्रजा परिषद के इतिहास पे हम थोड़ी देर में फिर से दोबारा आते हैं दोस्तों, लेकिन जो शेख अब्दुल्ला थे, जिसके हम इस समय जवाहरलाल नेहरू के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं, वो अब प्रो पाकिस्तान सेंट्रिक सोच के लोगों के साथ और सेपरेटिस्ट माइंड के लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, और शेख अब्दुल्ला के इरादे भी अब JNK को लेकर अलग इंडिपेंडेंट देश बनाने के बन जाते हैं। ये वही टाइम होता है दोस्तों जब भारतीय जनसंघ के बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करते हैं। अब्दुल्ला उन्हें अरेस्ट करवा देते हैं लखनपुर से, और बाद में मुखर्जी की जेल में ही रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। दोस्तों इस एपिसोड पे हम फिर आएंगे जब हम प्रजा परिषद की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। फिलहाल नेहरू शेख अब्दुल्ला से स्वयं बरतने की बात करते हैं, लेकिन शेख अब्दुल्ला अपनी बात पर आगे बढ़ते हैं और 13 जुलाई 1953 में पब्लिकली कह देते हैं कि कश्मीर को अब एक अलग स्वतंत्र देश बनना चाहिए। मुखर्जी की डेथ के बाद और प्रोटेस्ट की मिसहैंडलिंग और सेपरेट स्टेट की ये बात उनके ही पार्टी के मेजॉरिटी लोगों को पसंद नहीं आती है, और वो सदर रियासत जो कि उस समय करण सिंह जी थे इन्हें डिसमिस करने की बात करते हैं। इसके बाद उन्हें डिसमिस कर दिया जाता है और बख्शी गुलाम मोहम्मद को यहाँ का नया प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK बनाया जाता है। नई सरकार फिर शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट कर देती है और उन्हें जेल में बंद कर देती है। नेहरू के कहने पे या फिर कहो प्रेशर से शेख अब्दुल्ला को 8 जनवरी 1958 को फिर से रिहा कर दिया जाता है। जेल से निकलते ही अब्दुल्ला फिर से अपने सेपरेटिस्ट एजेंडे को लेकर आगे बढ़ते हैं और उन्हें 3 महीने के बाद फिर से दोबारा अरेस्ट कर दिया जाता है। दोस्तों नेहरू उन्हें फिर 1964 में रिहा करवाते हैं। 1965 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में हो जाता है। शेख अब्दुल्ला अपने एजेंडे का पीछा नहीं छोड़ते हैं। हालांकि ये बात भी है कि पाकिस्तान के साथ मिलने के भी वो खिलाफ थे, और जिसके कारण वो प्रो पाकिस्तानी ग्रुप्स जो लीड कर रहे थे उस समय यानी कि मौलवी फारूक और अवामी एक्शन कमेटी, उनसे भी काफ़ी अनबन शेख अब्दुल्ला जी की हो जाती है। अब्दुल्ला को फिर से हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है और 1968 तक उन पर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी जाती है। दोस्तों 1971 में बांग्लादेश वार के दौरान और इसके बाद शेख अब्दुल्ला में हृदय परिवर्तन होता है और वो अपने सेपरेटिस्ट स्टेट बनाने वाली सोच से आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाती है और फिर कश्मीर अकॉर्ड होता है, जिसके बाद अब्दुल्ला सेपरेट स्टेट तो नहीं बट JNK को फुल ऑटोनॉमी या फिर ग्रेटर ऑटोनॉमी देने के मुद्दे की अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको अपना केंद्र बिंदु बनाते हैं, सेंटर पॉइंट बनाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब्दुल्ला फिर से रिवाइव करते हैं और जम्मू एंड कश्मीर में अपनी पॉलिटिक्स को फिर से आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों 1982 में उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर आगे का ग्राउंड उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला और पोते उमर अब्दुल्ला संभालते हैं। इसके बाद कई बार नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ में अलायंस आकर JNK में सरकार बनाते हैं। दोस्तों आर्टिकल 370 2019 में मोदी गवर्नमेंट जो है वो एब्रोगेट कर देती है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की अभी तक ये गले की हड्डी बनी हुई होती है। ये बाकी हर मुद्दे को लेकर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 370 और ग्रेटर ऑटोनॉमी को लेकर कभी भी नहीं।
और यही कारण है दोस्तों कि असेंबली इलेक्शंस के दौरान आज भी आर्टिकल 370 रेस्टोरेशन का एजेंडा इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा है। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद जम्मू एंड कश्मीर के हालात एक अलग ही दौर से गुजर रहे थे, जहां एक तरफ पाकिस्तान से कबालियों का हमला होता है तो वहीं राजा हरी सिंह 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन कर देते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में अफरा तफरी का माहौल होता है, जिसके चलते 30 अक्टूबर को शेख अब्दुल्ला को इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन का हेड बना दिया जाता है। मेहरचंद महाजन उस समय प्राइम मिनिस्टर होते हैं JNK के। शेख अब्दुल्ला की पॉलिटिक्स के चलते जम्मू में उस समय के माहौल के बैकड्रॉप में जम्मू में RSS के एक्टिविस्ट बलराज माधोक, हरी वजीर और शेर डुगर प्रेमनाथ डोगरा और दूसरे महाअनुभवी लोगों द्वारा प्रजा परिषद पार्टी का गठन होता है। दोस्तों, इनकी पार्टी का मेन एजेंडा होता है जम्मू एंड कश्मीर का भारत देश के साथ संपूर्ण विलय, और ये शेख अब्दुल्ला के कंप्लीट ऑटोनॉमी या ग्रेटर ऑटोनॉमी वाले स्टांस के सख्त खिलाफत करते हैं। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में तब के समय में जब हालात बिगड़ते हैं तो तब मेहरचंद महाजन से भी रिज़ाइन करवा दिया जाता है और शेख अब्दुल्ला को 5 मार्च 1948 को राजा हरी सिंह के विशेष के अगेंस्ट JNK का फुल फ्लेजेड प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। उसके बाद शेख अब्दुल्ला की पॉलिटिक्स और क्विट कश्मीर के प्रोसेशंस और नारों के चलते राजा हरी सिंह को JNK छोड़ के जाना पड़ता है। दोस्तों, इसके बाद शेख अब्दुल्ला जम्मू रीजन के लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाकर जम्मू एंड कश्मीर को नया कश्मीर बनाने के रास्ते पे चले जाते हैं और इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू से भी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का नाम कश्मीर स्टेट रखने को कहते हैं। दोस्तों, शेख अब्दुल्ला उसके बाद एक पॉलिटिकल गेम खेलते हैं और जिसके चलते कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो सीट्स का एलोकेशन होता है, जो बंटवारा होता है, उसमें कश्मीर रीजन को लाइन्स शेयर मिलता है। कश्मीर को 45 और जम्मू रीजन को सिर्फ 30 सीट्स मिलती है उस समय की 75 सीट्स की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में। इसके बाद दोस्तों, जब इलेक्शंस अनाउंस होते हैं तो प्रजा परिषद के मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन पेपर जो है वो रद्द कर दिए जाते हैं। प्रजा परिषद इस सब के चलते इलेक्शंस बॉयकॉट कर देती है और 75 की 75 सीट्स पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स को विजेता घोषित कर दिया जाता है। वहीं शेख अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर की अलग विधानसभा, संविधान और अलग झंडे की सियासत को तेज कर देते हैं। और एक दिन जम्मू में गांधी मेमोरियल कॉलेज GMC में एक फंक्शन के दौरान जम्मू एंड कश्मीर के अलग झंडे को तिरंगे झंडे के साथ लहरा दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों, जम्मू रीजन में स्टूडेंट्स का एजिटेशन जो है वो तेज हो जाता है। 14 नवंबर 1952 को दोस्तों प्रजा परिषद फिर जम्मू रीजन में फुल सत्याग्रह मूवमेंट जो है वो शुरू कर देती है। इसके बाद प्रजा परिषद के कार्यकर्ता कुछ अरेस्ट कोर्ट करते हैं और कुछ रोड्स पे उतर जाते हैं और जम्मू एंड कश्मीर के भारत के साथ फुल इंटीग्रेशन को लेकर नारेबाजी शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इनका एक प्रसिद्ध नारा होता है कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। पंडित प्रेमनाथ डोगरा, जिसे हम शेर डुगर भी कहते हैं, वो अरेस्ट कोर्ट कर देते हैं और फिर इसके बाद ये प्रोटेस्ट जम्मू रीजन के कई इलाकों में फैल जाती है। कई एरियाज़ में तिरंगा झंडा लहराते लहराते लोग शहीद हो जाते हैं। चंब, उधमपुर, रामबन, सुंदरबनी, वहाँ के लोगों को वायलेंस जो है वो पुलिस फायरिंग के कारण झेलना पड़ता है और कई लोगों की देश का ट्राई कलर लहराते लहराते शहीद होना पड़ता है। इस समय के बाद दोस्तों ये प्रोटेस्ट अब नेशनल इशू बन जाता है और उस समय के भारतीय जनसंघ के कद्दावर नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रजा परिषद के सपोर्ट में आ जाते हैं और जम्मू की तरफ रवाना हो जाते हैं। 11 मई 1953 को लखनपुर में शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट उन्हें अरेस्ट कर देती है और श्रीनगर के जेल में बंद कर देती है, जिसके बाद 23 जून 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जेल में ही संदिग्ध तरीके से मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते जम्मू एंड कश्मीर के हालात फिर से खराब होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में हालात खराब होने के बाद जवाहरलाल नेहरू प्रजा परिषद से एजिटेशन रोकने की बात करते हैं और फाइनली 7 जुलाई 1953 को प्रजा परिषद इस एजिटेशन को कॉल ऑफ कर देता है, यानी कि बंद कर देता है। दोस्तों, प्रजा परिषद कंटिन्यूसली उसके बाद भी अंत तक जम्मू एंड कश्मीर की भारत के साथ संपूर्ण विलय यानी कि फुल इंटीग्रेशन के लिए लड़ती रहती है। फाइनली 30 दिसंबर 1963 में प्रजा परिषद का विलय भारतीय जनसंघ के साथ हो जाता है और अप्रैल 1980 को यही पार्टी भारतीय जनता पार्टी के रूप में जम्मू एंड कश्मीर के फुल इंटीग्रेशन के मुद्दे को और आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का मुद्दा काफ़ी देर तक भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में रहता है और फाइनली अगस्त 2019 को ये आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने में कामयाब भी हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और प्रजा परिषद की। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले से ही कांग्रेस के साथ जम्मू एंड कश्मीर की पृष्ठभूमि पे काफ़ी सियासी खेल खेल चुकी है और वहीं प्रजा परिषद भी भारतीय जनता पार्टी के रूप लेकर आज के समय JNK में एक डोमिनेंट फोर्स बनी हुई है। दोस्तों, आपके लिए ये इलेक्शंस गाँव का, शहर का, अपने पर्सनल गेन्स का, पर्सनल ग्रजेस का, आपसी अनबन का, दुश्मनी का मुद्दा हो सकता है, पर इन पार्टीज़ के लिए ये क्लैश अलग अलग विचारधाराओं का है, देश का मुद्दा है और पार्टीज़ का गठन होता है आप जैसे और हम जैसे लोगों की विचारधारा के अलाइनमेंट से। इसलिए दोस्तों, इस बार जब आप अपनी कीमती वोट कास्ट करने जाएं
तो अपने भीतर ये विचार ज़रूर कर लें कि आपकी आइडियोलॉजी किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज़्यादा अलाइन करती है और आप JNK के आगे का भविष्य कैसे देखना चाहते हैं या क्या निर्धारित करना चाहते हैं। बाकी बेस्ट विशेज़। आप देखते रहिए पाडर मचेल। ऐसी और रिसर्च वीडियोस के साथ हम रूबरू होते रहेंगे। तब तक जय हिंद, भारत माता की जय।